Good afternoon, everyone. I, Nikita Gupta, welcome you all in the today's session, Cybercrime Awareness and Preventive Measures. Cybercrime is an unlawful act where the computer is used as a tool or target or both. These days, cybercrime is a fast-growing area of crime. To enhance our knowledge today, we have founder and CEO of CBS Cybersecurity, Dr. C.B. Sharma Sir, retired IT officer. ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहि। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सर्वप्रथम परमात्मा से प्रार्थना है कि आज इस साइबर अपराध की जानकारी एवं बचाव विषय पर की जाने वाली चर्चा हम दोनों अर्थात आप ऑनलाइन श्रोतागण एवं मुझ वक्ता के लिए तेजस्वी हो तथा हम दोनों के बीच में किसी प्रकार की कोई द्वेषता न आ पाए। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर रेणु जोशी, लर्नेड फैकल्टी मेंबर्स ऑफ एस.एस. जैन सुबोध पीजी महिला महाविद्यालय जयपुर and everybody present online in this webinar, a very good afternoon to all of you. यदि आप या कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर या लैपटॉप या टैबलेट या पाम टॉप या मोबाइल या स्मार्टफोन या इंटरनेट या वाईफाई हॉटस्पॉट, बैंक खाते का मोबाइल से लिंक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक का कोई अन्य कार्ड रखता है या कोई ई बैंकिंग, ई कॉमर्स, ई बिजनेस, ऑनलाइन एजुकेशन जो आप सब उससे जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन मीटिंग, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन बुकिंग, एयर टिकट, बस टिकट, होटल, टेम्पल दर्शन, ऑनलाइन शॉपिंग जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, ऑनलाइन सेल जैसे OLX, फेसबुक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, स्नैपचैट, पिंटरेस्ट, रेडिफ, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिंडर, टम्बलर, वाइबर, कोई अनेक तरह के हैं आदि किसी से भी यदि आप जुड़े हुए हैं एवं मोबाइल गेम्स हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, वेब एप्लीकेशंस हैं या अन्य किसी भी तरह के एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं तो आप साइबर अपराध के विक्टिम होने की पूरी संभावना है। ये कैसे होता है इसके बारे में अपन कुछ एक केसेज की अभी चर्चा करेंगे, जिससे लाइव केसेज जैसे दीज आर नॉट द हाइपोथेटिकल केसेज, दीज आर ऑल रिपोर्टेड केसेज वी विल बी डिस्कसिंग नाउ। तो कुछ समय पहले लालकोठी जयपुर के एक निवासी एक पीड़ित को एक इनकम टैक्स रिफंड का एक मेल मिला और मेल देखने से वो इनकम टैक्स का आया हुआ मेल लगता था। उस व्यक्ति ने जो गत वर्ष उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न जो कि हम सब भी अपन भरते हैं उसने भी वही इनकम टैक्स रिफंड भरी थी, उसका रिफ़ंड आना था। उसे मेल मिलते ही ये समझा कि इनकम टैक्स से ही रिफ़ंड का मेल आया है। उस मेल में पूछा गया था कि उनका रिफ़ंड आया है जो यदि वो बैंक में जमा कराना चाहते हो तो बैंक के खाता नंबर, बैंक के डिटेल्स की जानकारी लिंक पर दे दें। उसके बाद उन्होंने अपने मोबाइल नंबर पर चेक किया, वहाँ एक लिंक मिला, उस पर लिंक को क्लिक करते उनके मोबाइल पर एक मैलिशियस एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गई जो आपराधिक रूप से बैंक के लेन देन, OTP जैसी मोबाइल जानकारी ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र कर रहा था। वित्तीय लेन देन के OTP प्राप्त करने के बाद में आरोपियों ने लगभग 17 लाख की जो उसके अंदर FD करवाई हुई थी उस FD को तोड़वा के और बैंक उसके विक्टिम के ICICI बैंक के खाते से निकाल कर अपना नया खाता SBI, केनरा बैंक, PNB जैसे विभिन्न खातों में ट्रांसफ़र कर लिए। इस संबंध में सारे समाचार पत्रों में जैसे कि आप इस PPT के अंदर देख रहे हैं सारे हुए कि रिफंड की मेल मिली, मोबाइल हैक कर 17 की उड़ाएगी। ये सारे अब देखिए ये नॉर्मल चीज़ें थी कि इनकम टैक्स अपन सब भरते हैं, रिटर्न भरते हैं, रिफ़ंड भी आता है। उससे भूल क्या हो गई, जो ईमेल मिली थी उस ईमेल के अंदर उन्होंने ध्यान से नहीं दिया, उसको ऐसा लगा कि ये इनकम टैक्स की रिफ़ंड ईमेल है। उसके अंदर कोई भी क्या करते थे फेक ईमेल के अंदर या एक अक्षर को इधर उधर कर देते हैं, अगला आदमी को भ्रम हो जाता है कि वही होनी चाहिए। तो वहाँ उनसे एक भूल हो गई कि उन्होंने ईमेल जो फेक ईमेल थी उसकी जांच नहीं की। तो जहाँ भी आपको क्या शिक्षा अपने को क्या मिलता है कि इस तरह की कोई भी मेल आए तो उस मेल के
सेंडर को अच्छी तरह से पढ़ लें कि इनकम टैक्स की ईमेल है, कहीं ऐसा तो नहीं गलत हो गया। हल्का सा भी आप शक हो तो आप उसकी वेबसाइट पे जाके देख लें, उसका सबसे बढ़िया तरीका है उसमें। तो ये वो होता है। अब इसी तरीके से आप देखिए दूसरा केस है। अब ये इसके अंदर तो फेक ईमेल्स हैं, एक साधारण व्यक्ति, और ये केस किनका है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्ड, उनके है। That is reported in July 2019 newspapers also. In this case, as per the news reported in Times India, the retired chief justice received an email claiming to be sent by one of retired Chief Supreme Court Judge Mr. Singh, Justice Singh, and request was made for an urgent need of about 1 lakh rupees for his cousin's treatment. It was found that the email was a spoofed email which was sent using fake identity and by the name of a retired justice. A case of cybercrime of cheating through spoofed email, then identity theft and hacking. अब ये स्पूफ्ड ईमेल, आइडेंटिटी थेफ्ट और हैकिंग है, ये साइबर क्राइम के प्रकार हैं और इनकी मोडस ऑपरेंडी है ये सारे। देखिए तीसरा केस है। इस केस में एक प्रोफेसर ने अपने बेटे को यूएस में हायर एजुकेशन भेजने के लिए मेक माई ट्रिप से टिकट बनवाए। टिकट बनवाने के कुछ समय बाद बेटे के पास एक टेलीफोन आया कुछ दिनों बाद में कि मैं मेक माई ट्रिप से बोल रहा हूँ, और आपने जो यूएस से वाया लंदन टिकट बुक करवाई थी उसमें इंडिया से लंदन की फ़्लाइट लेट होने से का नोटिफिकेशन आया, जिससे इंडिया से लंदन पहुँचने व लंदन से यूएस की फ़्लाइट के टेक ऑफ में केवल आधा घंटा का ही समय मिलेगा। आप चाहें तो उस टिकट को चेंज करवा सकेंगे, एक्स्ट्रा पैसे केवल 36 रुपये लगेंगे। विक्टिम ने जिस नंबर से फ़ोन आया था उससे ट्रू कॉलर पे चेक किया तो वहाँ भी मेक माई ट्रिप का ही दिख रहा था। उन्होंने 36 रुपये पेमेंट के लिए ऐप पे पेमेंट किया, 32,000 रुपये कट गए 36 के बजाय में। हैकर ने टेलीफोन करके कहा नहीं पेमेंट हुआ नहीं सर, यहाँ पहुँचा नहीं, आप कोई दूसरा खाता दो, ये खाता आपका ठीक नहीं है। उन्होंने अपने फादर का दे दिया, वहाँ डिटेल्स दी, फादर के खाते से 1 लाख रुपए कट गए। इस केस में हैकर ने क्या किया कि फर्जी मोबाइल नंबर से ट्रू कॉलर पर मेक माई ट्रिक वो तो जो आप लिखोगे वही होगा कि उसी नाम से रजिस्टर हो गया, तो मेक माई ट्रिप के नाम से रजिस्टर हो गया। उन्होंने सोचा ये बिल्कुल सही है और ठगी के शिकार। इसमें देखने वाली बात और सीखने वाली बात यह कि कोई भी टेलीफोन की आइडेंटिटी जानने के लिए ट्रू कॉलर सही प्लेटफॉर्म नहीं है। आमतौर पर हम अपने मोबाइल में सभी में करीब जहाँ भी बात होती है ट्रू कॉलर रखते हैं, जबकि सर्टिन जो कि भारत सरकार की साइबर सुरक्षा के लिए एक नोडल एजेंसी है अंडर द आईटी एक्ट, उन्होंने भी ट्रू कॉलर को ब्लैक लिस्ट कर रखा है। वो कह रहा है कि इससे आपकी सूचनाएं हैक होने की वजह थी। देखिए दूसरा केस, ये तो पहला था आपके फाइनेंशियल फ्रॉड का। इसमें ये जो लड़की है, युवती का वीडियो बना रखा आप अपने उसको देख रहे हैं। द गर्ल यूज टू कम फॉर कोचिंग, हर बॉयफ्रेंड पुट हर फोटोज एंड वीडियोज एंड शेयर द ऑब्ससीन फोटोज एंड वीडियोज फॉर ब्लैकमेलिंग हर। It is a case of recording and the distribution of personal photos, videos and information in an electric form. A case of cybercrime of non-consensual sharing of sexual contents without permission, cyber harassment, cyber blackmailing, cyber defamation and cyber pornography was registered. It is a very serious case. Now again another case. And in this case, a boyfriend had in his possession some photos of his girlfriend when they were living together in relation. After they had some differences, they were not in relation. The annoyed boy uploaded the morphed photos of the lady with her home address and also attached a message that she is a sex worker. The objection to the message started coming on the telephone of the victim. This is a common modus operandi used by the culprits in gendered cyber violence. In the past also, you might have heard and read in the cases of our university, Rajasthan University also, and similarly Udaipur and so many others. It's a case of gender cyber violence of fake ID, non-consensual sharing of image, cyber morphing, cyber blackmailing, cyber pornography and cyber dating abuse. Another case, आपने कल के एक अखबार में पढ़ा होगा, फ्रंट पेज के ऊपर एक अखबार में एक न्यूज़ छपी थी। एक लड़के ने बीकानेर के अंदर एक लड़की के नाम से फेक आईडी पहले चाहत के नाम से की,
फिर उसने कहा एक उसकी बहन नैना के नाम से फेक आईडी क्रिएट कर ली और दोस्ती का मैसेज दिया। मैसेज किसको दिया? एक 58 ईयर्स का ओल्ड उसके फ्रेंड का फादर था, उसको मैसेज दिया, क्योंकि उसके बारे में उसको वल्नरेबिलिटीज़ का सारा उसको पता था। उसके बाद में उसने नैना ये सूचना दी कि बहन चाहत की तो मौत होगी, और कुछ समय बाद में एक और नई फेक आईडी तैयार करके निराली माथुर के नाम से एक आईडी बना के चैटिंग शुरू कर दी, और उसने सारी चैटिंग के उसको ब्लैकमेल करके धीरे धीरे पैसे करके करते करते और 8 लाख रुपए उसने ठग लिए, और फिर भी वो डिमांड करने लगे। तो अंत में विक्टिम ने एफआईआर दर्ज कराई, और जांच से ये पाया गया कि जो लड़का पकड़ा भी गया वो उसके लड़के का फ्रेंड था, जिसने उसे पैसे लेने के लिए अपने फ्रेंड के फादर को ही शिकार बनाए। क्या अपन उससे ये शिक्षा लेते हैं? सोशल मीडिया द्वारा दोस्ती बहुत खतरनाक है। ज़्यादातर सोशल मीडिया पर बनाई गई दोस्ती इसी तरह की फेक होती हैं, उसके अंदर सारी चीज़ें फेक इन्फॉर्मेशन रहती है। इसलिए दोस्ती बिना फिजिकल जांच बनाए के किए कभी नहीं करें। देखिए, इसी तरीके से एक बड़ी बहुत ही खतरनाक न्यूज़ आपके सामने जो आ रही इस पीपीटी के अंदर, आप इसे आपने सुना होगा, एक डॉन प्रिया सेठ कई दिनों तक अखबार में चली थी। डॉन प्रिया सेठ जो है पश्चिमी राजस्थान के संभ्रांत परिवार से, जिसके पिता और दादा दोनों ही उच्च शिक्षा में प्राध्यापक रहे, और स्वयं भी उनके सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर मेरिटोरियस मार्क आए, और एकेडमिक्स में अपने पिता और दादा की तरह अच्छा नाम कमाने की इच्छा से जयपुर की एक अच्छी गर्ल्स यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले लिया, और जो पेइंग गेस्ट पीजी के अंदर हो गई। अब तो बिना जानकारी, जब उसके अंदर इंटेलिजेंट लड़की थी और सर्च करने लगी सोशल मीडिया के ऊपर, तो सोशल मीडिया पर टिंडर नाम के एक उस पर रजिस्ट्रेशन करा दिया। टिंडर एक डेटिंग ऐप होता है जिसमें एक एरिया विशेष के लड़के लड़कियों को आपस में मैच करवाते हैं। जैसे प्रिया ने अपना एक दोस्तों का ग्रुप बन गया, और वहाँ पे एक दुष्यंत नाम का लड़का है, वो उनका दोस्त बन गया। दुष्यंत ने सोशल मीडिया पर अपने आप को अरबपति बाप का बेटा बता रखा था। तो जब ग्रुप के अंदर खर्चा बढ़ने लगा है तो कहा पैसे कहाँ से है, तो सब ने ये किया कि इसको किडनैप कर लेते हैं और फिर इसके फादर से पैसे ले लेते हैं। उसको किडनैप किया, टॉर्चर किया, जब पता लगा कि उसका बाप तो एक साधारण व्यक्ति है और असलियत वो था, तो अब वो वापस वो करने के बजाय फिरौती जब नहीं मिली तो उन्होंने उसके दोस्तों ने मिलकर दुष्यंत की हत्या कर दी। और बहुत बड़ा इसके अंदर है। देखिए, इससे दो चीज़ें आपको मिलती है। सोशल मीडिया पर रजिस्टर करने से पहले एक तो सोशल मीडिया के बारे में अच्छी तरह से जांच कर लें, व उक्त सोशल मीडिया आपके उपयोग का है या नहीं ये भी जांच कर लें, उसके बाद ही रजिस्टर करें। कहीं ऐसा नहीं कि ये नई चीज़ आई है उसको करें। सोशल मीडिया जो अपने आईडी बनाते हैं, जैसे यहाँ दुष्यंत ने अपने आप को अरबपति बाप का बेटा बताया, ऐसे ही आपकी फ़ोटो, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये करीब 30 to 40% के अंदर ये फेक होते हैं। तो अब उसके बाद में अगला आप देखिए, ये बहुत ही सीरियस का है, टाइप की है। लॉ इन्फोर्सेस वरीड एज डीप न्यूड मेक्स ए रिटर्न। So this is a type of serious crime of morphing of the photographs with the help of deep nude websites. What is reported in this? This deep nude website, what happens? The artificial intelligence algorithm is used to generate nude pictures of the clothed people. The user generates within seconds a nude version of the picture of clothed people, which are typically a woman. There are several versions of deep nude on the internet, including an app and a Twitter handle. Even one page of these websites seek donations from the users also. Dear faculty members, recent trends in women to register on alluring websites like Sari Challenge, Couple Challenge, etc., where women upload their pictures on their social media accounts and tag their friends, creating a chain, and the trend presents endless opportunities to criminal elements to prey on them using websites with deep nude. Once the nude of any woman is generated, the possibilities of misuse is endless, like blackmailing, pornography, creating catfish accounts. These are the criminal elements made and manage using alluring pictures of women to ensure men into committing acts that set them up for the blackmail later. It is very common. So, now another,
स्क्रीन पे जो आप पीपीटी देख रहे हैं उसमें प्रकाशित न्यूज़ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम चैट समूह, एक इंस्टाग्राम पे चैट वो बनाया प्लेटफॉर्म, इसमें कई लड़कों को कथित तौर पर कम उम्र की लड़कियों की तस्वीरें साझा करते हुए उन्हें आपत्तिजनक बनाते हुए बॉयज़ लॉकर रूम का ग्रुप बनाकर एक ग्रुप बनाया बॉयज़ लॉकर रूम, और उसमें सामूहिक बलात्कार की योजना बनाने का अपराध करने के केस कुछ समय पहले नई दिल्ली में सामने आया, जो कि सोशल मीडिया के जरिए एक आपराधिक एवं बलात्कारिक मानसिकता का स्पष्ट उदाहरण है। अनदर केस, शिक्षक की आईडी हैक करके और उसमें फोटो लगाकर मिलने वालों से ऑनलाइन पैसे मांगकर ठगी, इस तरह के केस आए दिन होते रहते हैं, अखबारों में आप पढ़ते रहते हैं, कईयों के पास आते रहते हैं। ये फैकल्टी मेंबर्स, हरि अनंत हरि कथा अनंत, इसके कोई अंत नहीं है, इतने सारे केसेस हैं, आप दिन भर चाहे इनकी चर्चा करते रहे हो। आए दिन आर्थिक ठगी, ब्लैकमेलिंग, बुलिंग, हरेसिंग, महिलाओं के साथ सेक्सुअल ऑफेंसेस, ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट नॉट आदि पर जो उपलब्ध सूचनाएं हैं उनका दुरुपयोग कर साइबर अपराध करने की डरावनी खबरें सुनने व पढ़ने को हमेशा मिलती रहती है अपने को, जिससे कंप्यूटर रिसोर्स एवं इंटरनेट को लेकर एक डरावना सा वातावरण बना हुआ है। आप देखिए, आज बिना इंटरनेट के रह नहीं सकते, आप न पढ़ सकते, न पढ़ा सकते, न कोई काम कर सकते, लेकिन जैसे ही ये खबरें सुनती है तो एक अंदर डर सा लगने लग जाता है और प्रत्येक व्यक्ति ये सोचता है साइबर ऑफेंस से कैसे बचा जाए। आप सभी महिलाएं जो यहाँ पे अपने फैकल्टी मेंबर्स हैं, ये कि महिला पीजी कॉलेज में एक जिम्मेदार पद पर कार्यरत हैं, अतः आपकी जिम्मेदारी ये भी आ जाती है आप समय अपने परिवार के सदस्यों और उनके साथ साथ कॉलेज में अध्ययनरत समस्त छात्राओं को भी साइबर अपराध से कैसे बचाव किया जाए, उसके लिए उन्हें क्या प्रशिक्षण दिया जाए, ये जिम्मेदारी भी आपकी बन जाती है। इसलिए आपके लिए और भी महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक ही विश्वास दिलाना चाहूँगा कि कंप्यूटर साधन, इंटरनेट व एप्लीकेशन, इनके सुरक्षित उपयोग की जानकारी नंबर 1, साइबर अपराधों की जानकारी कैसे होता है, व्हाट इज द ट्रेजेक्ट्री, हाउ इट इज कमिटेड, तथा साइबर अपराध के बारे में रिपोर्टिंग व की जाने वाले कार्रवाई की जानकारी व सजगता ही साइबर अपराध से बचने का एकमात्र कारगर उपाय है। कोई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। 3 चीज़ें सुरक्षा के लिए रहती हैं, 1 इज़ टेक्नोलॉजी, सेफ टेक्नोलॉजी, अदर इज़ द प्रोसीजर एंड थर्ड वन इज द पर्सन हु इज़ यूजिंग इट। तो ये 2 चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। टेक्नोलॉजी, आप बेस्ट टेक्नोलॉजी ले लोगे, फिर भी उसके यूज़ के अंदर वो सेफ्टी मेजर्स नहीं लोगे तो वल्नरेबिलिटी आ जाएगी। अब हम सबसे पहले इस बात पे चर्चा करते हैं जो आज के मुख्य मुद्दे पे आते हैं, उसमें कि ये साइबर अपराध है, जो साइबर और अपराध 2 शब्दों के युग्म से बना हुआ है। ये साइबर अपराध क्या है? तो ये अपराध वो अपराध है, जैसा कि शुरू में बताया गया था, कि जिसे कारित करने के लिए या कमिट करने के लिए किसी भी एक या अनेक प्रकार के कंप्यूटर संसाधन की सहायता ली जावे, यानी उसको टूल की तरह काम में लिया जाए, या किसी कंप्यूटर साधन को लक्ष्य मानकर उस पर हमला किया जाए, उस पर अटैक किया जाए, टारगेट किया जाए, या अपराध के समय घटनास्थल पर किसी भी एक या एक से ज़्यादा संसाधनों की मौजूद हो, तो इन तीनों प्रकार के अपराधों को हम साइबर क्राइम की श्रेणी में ले आते हैं। दे आर कॉल्ड द साइबर क्राइम offenses. We may define cybercrime as an illegal act in the commission of which any one or more computer resources, either a tool or a target or incidental to crime. दूसरा प्रश्न दिमाग में आता है कि अपराध तो समझ में आ गया है कि कानून के द्वारा वर्जित कार्य जो विधि द्वारा दंडनीय हो वो अपराध कहलाता है, परंतु ये साइबर क्या है? ये कोई डिवाइस है, इक्विपमेंट है, या कोई अन्य वस्तु है, या कोई इंटेंजिबल अदृश्य या एक्सप्रेसिव वस्तु है? डियर फैकल्टी मेंबर्स, साइबर कोई डिवाइस, इक्विपमेंट, टेंजिबल वस्तु नहीं है। ये कंप्यूटर संसाधनों की संस्कृति की विशेषता को दिया गया नाम है।
Cyber is the name given to the characteristic of the culture of computers, information technology, virtual reality, augmented reality, artificial intelligence and machine learning, encryption and cryptography, deep web and dark web and other computer resources. अब आज की चर्चा के अंदर हम महिलाओं और लड़कियों से संबंधित जो साइबर अपराध हैं उनके बारे में अपनी चर्चाओं को केंद्रित रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही वाइड रेंज है इसकी साइबर क्राइम की, हर एक के अंदर आता है. तो वी विल लिमिट आवरसेल्फ, कांस्टेंट आवरसेल्फ टू द ऑफेंसेस, द साइबर ऑफेंसेस अगेंस्ट द वीमेन और गर्ल्स. दैट इज आवर सेंटर पॉइंट. सो इन तरह के अपराधों को हम जेंडर्ड साइबर वायलेंस का नाम देते हैं. There is gender specific, means ladies and girls. So we know gender cyber violence is basically violence against women which is generated or perpetrated by the culprit using computer resource. The second ingredient is using the computer resource or internet and communicated through the internet. That is important. The violence is received by the victim through the computer resource, and again it is received by the victim also by the computer resource. अतः इस प्रकार के अपराधों में विक्टिम महिला या लड़की को टारगेट करते हैं एवं कंप्यूटर संसाधनों में इंटरनेट का उपयोग कर उसकी व्यक्तिगत या पारिवारिक कमजोरी का, यानी उसकी वल्नरेबिलिटी का पता लगाकर उसकी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं. द ऑफेंडर्स एक्सप्लॉइट द वल्नरेबिलिटी ऑफ द गर्ल और द लेडी. वो वल्नरेबिलिटी उसकी पारिवारिक हो सकती है, उसकी व्यक्तिगत हो सकती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसकी वल्नरेबिलिटी बन जाती है, बिकॉज दे ट्राई टू एक्सप्लॉइट द वल्नरेबिलिटी. और उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके उसे मानसिक, शारीरिक, सेक्सुअल और आर्थिक नुकसान पहुंचाने का डर बैठाते हैं या पहुंचाते हैं. सो द पिक्युलरिटी ऑफ दिस जेंडर्ड साइबर क्राइम इज इट इज़ रिलेंटलेस. ये दयाहीन है, इसके अंदर दया नाम की नहीं. इट इज़ सो रिलेंटलेस. बट इसकी एक चीज़ है, इट इज़ सिस्टमेटिक. एंड सिंस इट इज़ सिस्टमेटिक, सो द प्रोटेक्शन कैन बी डन थ्रू द एनालिसिस ऑफ इट्स जेनेसिस. यदि हम इसका जो सिस्टमेटिक है उसका एनालिसिस करें तो हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी आश्वस्त हो सकते हैं. सो इससे कमीशन एंड इट्स ट्रेजेक्ट्री, व्हाट इज़ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ क्राइम. इसकी शुरुआत कंप्यूटर संशोधनों द्वारा, जैसा कि अपन ने अभी चर्चा की, विक्टिम के कमजोरियों को पता लगाकर ऑफेंसिव, थ्रेटनिंग, हार्मफुल एंड प्रोवोकिंग मैसेजेस, फोटो. हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir, you are. सॉरी. सो अपन जो चर्चा कर रहे थे कि ये जो इसकी शुरू में सबसे पहले क्या करते हैं कि विक्टिम की कमजोरियों का पता लगाते हैं और कमजोरियों का पता लगा के ऑफेंसिव, थ्रेटनिंग, हार्मफुल या प्रोवोकिंग मैसेज हो सकते हैं, फोटोज़ हो सकते हैं, वीडियोज़ हो सकते हैं, एनिमेशन या कोई पोस्ट होते हैं या अन्य कोई कंटेंट वो क्रिमिनल तैयार करता है. उसके बाद द ऑफेंडर सेंड्स दिस थ्रेटनिंग मैसेजेस और फोटोज और पोस्ट थ्रू हिज कंप्यूटर रिसोर्स वाया द इंटरनेट connected to the computer resource or communication device of the victim. He sends it through the internet. So again he is using the internet. When the victim receives these messages or contents, it may cause severe emotional distress or fear of harassment, blackmailing, abuse or outing or doxing or frapping or trolling or fake news or framing or trickery or grooming, option photos, videos, defamation contents or pornography or bullying or stalking or any other such message to cause, facilitate or threaten violence targeted against a woman or girl victim. That is the trajectory, how it happens. The criminal gets this vulnerable and personal information of the victim. From where he gets the personal information of the victim? He gets it from the social media platforms where the victim woman or girl has registered herself. That is very important because it is being supplied by the girl or the woman herself. Women and girls who are using the internet or Wi-Fi
और हॉटस्पॉट और ए स्मार्टफोन are fascinated and very liberal in creating its presence on the various social networking sites. This is the vulnerability of the gender. So at the time of registration of service provider, the service provider asks certain permission. He asks for certain permissions of the women to access her personal information. Mostly the permissions are asked for the permission of calendar, camera, contacts, location, microphone, phone, SMS, storage and body sensor, etc. Mostly there are about 9 these permissions he asks for. The user agrees to all the permissions and thereby allows the culprit to access all her personal information. So the user, after registering on the social media, he registers himself in the social media. When he receives the friend's request, so again she is very liberal, normally very liberal in making everybody a friend. जिनका भी आ गया मैसेज आपने यस कर दी, आपने हल्का सा भी देखा उसमें ये कर दिया। एक ये रहती है कि उसके कितने फ्रेंड्स हैं, मेरे कितने फ्रेंड्स हैं, और वो आते रहते हैं, तो फ्रेंड्स के मामले के अंदर। दूसरा, अगला आदमी, जैसा अपन ने अभी चर्चा की है, अगला आदमी अपनी फेक आईडी क्रिएट करता है, अपने आप को इस तरीके से हीरो की तरह से दिखाता है, अपने बारे में पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो बताता रहता है, जिससे अगला आदमी सोचता है भाई इससे फ्रेंडशिप ठीक ही रहेगी, अच्छा उस पर है, अपना अच्छा पद भी दिखाता है, सारा बताता है, एजुकेशन भी, फ़ोटो भी किसी दूसरे की डाल देता है। कई बार ये करते हैं कि भाई जैसे गर्ल्स को हैं वो अपने फेक आइडेंटिटी, अभी जैसे अपन ने चर्चा की थी, किसी लड़की की फ़ोटो, लड़की के डिटेल से वो कर लेता है। और जैसे आपने फ्रेंड की टिक कर दी, क्या इसका असर क्या होता है कि फ्रेंड की जैसे टिक की, आपने उधर से ये कर दिया कि परमिशन दी आपने प्रिवेसी सेटिंग के अंदर, हु कैन सी योर कंटेंट फ्रेंड, तो फ्रेंड तो फेक फ्रेंड बना हुआ है। तो हैकर भी, जो क्रिमिनल्स हैं, वो भी आपकी फ्रेंडशिप लिस्ट के अंदर जुड़े हुए हैं फेक नेम से, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन उनके पास सारी चली जाती है। सो फॉर द प्राइवेसी सेटिंग ऑल्सो द गर्ल्स एंड लेडीज आर नॉन रेस्ट्रिक्टिव एंड अलाउ एवरीबडी, each and everybody to see all her contents, photos, posts, videos. Similarly, she allows everybody to tag herself, tag himself with her, and that is a, and write on her social media wall. Privacy setting में पूछते हैं ना, that who can write on your social wall, who can tag you, तो वो सब के अंदर फ्रेंड्स का तो रहता ही रहता है, फ्रेंड्स के अंदर अपन लिबरल रहते हैं। हु कैन कॉन्टेक्ट हर एंड थ्रू मैसेंजर, उसके अंदर भी आप अपने फ्रेंड्स का तो पहला आता ही है। आप रेस्ट्रिक्टिव रहो तो ये करो कि फ्रेंड्स और फ्रेंड्स एवरीबॉडी नहीं करो, कि साहब उस दिन शर्मा जी ने बताया था कि केवल फ्रेंड्स को करें, लेकिन फ्रेंड्स पहले ही आपने फेक फ्रेंड्स बना रखे हैं, तो फिर उसके अंदर वो वल्नरेबिलिटी ऑटोमेटिकली आपके। सो द पर्सनल डेटा which the victim has posted on the social media sites is accessible to everybody, including the culprit. This is again the vulnerability. So the criminal collects all the personal information through social media networking account of the user through the internet of the victim woman. We see that the gendered cyber violence has a systematic pattern. How it works? In the first step, the culprit, with the help of IT infrastructure, exploit the security vulnerabilities of the computer or smartphone of the victim women and gets unauthorized access to the computer or smartphone of the victim. देखिए, आपके स्मार्टफोन के अंदर बिना पासवर्ड वो खुल नहीं सकता, बिना पासवर्ड इंटरनेट में आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, आप अपने स्मार्टफोन को, इंटरनेट को, और सिक्योरिटी पासवर्ड बना देते नहीं हैं, आप तो उसी के ऊपर चलता था डिफ़ॉल्ट पासवर्ड के, तो वहाँ से वो आपके अंदर उसमें इंटरनेट उसमें एक्सेस कर जाता है। और आपकी जितनी भी सोशल मीडिया हैं वो सारी की सारी आपने यदि उसने एक्सेस कर लिया आपके कंप्यूटर में, इंटरनेट में या आपके स्मार्टफोन में, तो आपके सोशल मीडिया के ऊपर चला जाता है। सोशल मीडिया के अंदर भी दोबारा उसके आपके सिक्योरिटी फीचर्स रहते हैं, लेकिन उसमें भी नेग्लिजेंट रहते हैं।
मेरे ख्याल से बहुत कम सोशल मीडिया के ऊपर अपना पासवर्ड डालते हैं तो एक ही पासवर्ड से सब काम चला लेते हैं. That is again the vulnerability. So in the second step, the culprit exploits the security vulnerabilities of the internet of the victim and thereby gains unauthorized access in the internet. First he gets unauthorized access into your computer, then he gets unauthorized access into the internet. Then the next step, after getting access into the internet of the victim, the culprit exploits the security vulnerabilities of the social media networking sites of the victim and gets unauthorized access into the personal information available on your site, the social site. That is the third step. And fourth, the culprit collects all the personal information of victim from our social media sites and exploits them very intelligently. So that is why we say it is systematic. Though it is relentless, but it is systematic. And if you know the trajectory, how it happens, then we can put some security measures. The protection from cyber violence requires that the user woman or girl should protect her IT infrastructure on social media platforms. These two are very important. You have to protect your infrastructure and you have to protect your social media platforms. For the identification of cyber violence, the user and even the common man should know the terminology and modus operandi of the gendered cyber violence. अभी अपन ने पहले कहा ना कि साइबर क्राइम के बारे में आपको उसकी जानकारी हो कि क्या है साइबर क्राइम, कैसे होता है. आपने शुरू के अंदर इसकी वल्नरेबिलिटीज का अपन ने वो किया. सो द few of the common acts of cyber violence with specific modus operandi using the computer resource is a must. Use of internet is must. Use of communication device is a must. And these are the common denominators. Then the few of the cyber crime, first is the cyber harassment. Normally जिनसे लड़कियां और महिलाएं जो ग्रसित हैं, द विक्टिम ऑफ साइबर हरेसमेंट. साइबर हरेसमेंट में क्या होता है? इन साइबर हरेसमेंट इज द ब्रॉडेस्ट फॉर्म ऑफ साइबर वायलेंस एंड इट इन्वॉल्व्स ए परसिस्टेंस एंड रिपीटेड एक्ट टारगेटेड एट द विक्टिम वुमन. और सिंपलेस्ट ये रहता है कि साइबर स्टॉकिंग, उनको बार बार टेलीफोन करके आपको वो किया जाता है, इरिटेट किया जाता है, टेलीफोन पे टेलीफोन. बहुत कम लोगों को ये पता है कि ये साइबर स्टॉकिंग जो है ये इटसेल्फ के अंदर एक ऑफेंस है, पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट. क्योंकि वो टेलीफोन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं साहब, आप उसको ब्लॉक कर दो, ब्लॉक करोगे वो दूसरी जगह से करेगा. देन सेकेंड इज द साइबर थ्रेटनिंग. इन दिस ये भी साइबर हरेसमेंट की ही एक उसके अंदर है. तो इसके अंदर वायलेंस, साइबर क्रिमिनल एक्शन, थ्रेट बिहेवियर टू द विक्टिम वुमन दैट शी विल बी हर्ट और हार्म्ड, उस तरह का उसको थ्रेटनिंग दी जाती है. देन साइबर ब्लैकमेलिंग, द एक्ट ऑफ थ्रेटनिंग द विक्टिम टू शेयर हर प्राइवेट इंफॉर्मेशन विद द पब्लिक थ्रू द इंटरनेट. इस तरह के उसमें करके उसको ब्लैकमेल करते हैं. देन इट द साइबर अब्यूज. इट्स द बिहेवियर दैट यूजेस टेक्नोलॉजी टू थ्रेटन, इंटिमिडेट, हरेस और ह्यूमिलिएट विद विक्टिम लेडी with the internet to hurt her socially, psychologically and even physically and sexually. ये इसके अंदर वो रहता है. Then cyber outing, doxing. और outing, doxing जो sensitive personal information है जो विक्टिम वुमन की या गर्ल की बिना उसकी कंसेंट के और उसको एम्ब्रेसमेंट के लिए, हरेस करने के लिए उनको रिवील करते हैं, ओपनली रिलीव करते हैं जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को, उनकी जो वल्नरेबिलिटीज़ है. इसी तरीके से साइबर फ्रेमिंग है, एक साइबर फ्रेपिंग है. तो गर्ल्स साइड जो सोशल नेटवर्क अकाउंट हैं वो उनके ऊपर इनअप्रोप्रिएट कंटेंट उसके नाम से डाल दिए जाते हैं. देन साइबर ट्रोलिंग है. साइबर क्रिमिनल जो है ही विल सीक out of intensely upset that woman or girl by posting inflammatory comments online inflammatory comments. ये वो है जो कॉमन चीज़ आपको ध्यान में आती है ना कि इस तरह के जो साइबर अटैक्स स्पेसिफिकली लड़कियों पे या महिलाओं के ऊपर होते हैं.
एक फेक न्यूज़ ऐसे फैला दी, फेक न्यूज़ का भी रहता है, रूमर्स फैला दी। देन साइबर एक्सक्लूजन रहता है कि किसी लड़की या महिला को डेलिबरेटली किसी ग्रुप से, इंटरनेट से जो है उससे आउट कर दें, उसको उससे से कोई वो नहीं करेंगे। जैसे ये बड़ी कॉमन सी बात होती है, ख़ास करके लड़कियों के अंदर ये होती है। साइबर फ्लेमिंग, पोस्टिंग अबाउट और डायरेक्टली सेंडिंग इंसल्ट्स एंड प्रोफेनिटी टू द टारगेटेड विक्टिम वुमन थ्रू द इंटरनेट। इसमें सब में इंटरनेट का काम में लिया जाता है। देन इज साइबर ट्रैकरी, द साइबर क्रिमिनल विल बी befriend with targeted women or girl deceitfully and trap her into a false sense of security। उसका अपना बन के झूठा वो करके वो करते हैं ट्रिकरी। देन साइबर मैस्करेडिंग है। वन थिंग इम्पॉर्टेंट दैट इज़ द साइबर ग्रूमिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल ये बहुत ज़्यादा होने लग गया है साइबर ग्रूमिंग का। और इसके अंदर क्या होता है, दिस एन एक्ट वेर ए पर्सन थ्रेट्स और हरेसमेंट करता कैसे है कि पहले वो उसको बीफ्रेंड करता है चाइल्ड से ऑनलाइन पे, ही बिकम बी फ्रेंडली एंड बिल्ड्स एन इमोशनल कनेक्शन विद हर फॉर फ्यूचर इंटेंशंस ऑफ हरेसमेंट एंड सेक्सुअल अब्यूज, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और ट्रैफिकिंग। और जैसे बच्चे, कई ऐसे केसेस आए हैं हमारे पास भी काउंसलिंग के लिए, हेल्प के लिए आए कि बच्ची के पास में दोनों मदर फादर दोनों वर्किंग में हैं, फ़ोन आया और हम उम्र बन के या छोटी उम्र के बन के पतली आवाज़ के अंदर, बेटा कैसे हो, नंबर वो एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, वो आपके फेसबुक से ले लेते हैं कि फेसबुक के ऊपर सबके नंबर, सबकी फ़ोटो वगैरह, और तो अपनी फ़ोटो करके कि मैं खुद को लड़की बता के या और करके, और क्या कर रहे हो, मैं भी उसमें पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ, या जो भी करके। और फिर वो पूछ लेते हैं, उनको पहले से पता है कि मदर फादर दोनों वर्किंग हैं। और फिर वो कहते हैं कि अकेले में क्या करते रहते हो, चलो अकेले में कुछ गेम खेलते हैं। वो धीरे धीरे वो करके, और फिर उसके अंदर एक इमोशनल रिलेशनशिप बना के फिर उससे फ़ोटोज़ मंगवाते हैं, फिर आपके कुछ न्यूड फ़ोटोज़ मंगवा लेते हैं, दोनों हम उम्र के उस हिसाब से रहते हैं। और ख़ास करके उसके अंदर जो बच्चे अडोलसेंस के वो रहते हैं, ये महिलाएं भी इसके अंदर वो आ जाते हैं, क्योंकि घर पे कोई काम नहीं रहता है, तो आप उसके अंदर बहुत से पढ़े लिखे जो लेडीज़ हैं वो इसकी ज़्यादा विक्टिम बनती है, जो कि अकेली रहती हैं, हस्बैंड काम पे बाहर गए हुए हैं, बस काम करने के बाद में फ्री रहते हैं। ये आजकल सबसे ज़्यादा साइबर ग्रूमिंग का है। वी मे डिफाइन दिस इज़ एन एक्ट वेयर ए पर्सन, ऑफन एन अडल्ट, befriends a child online and builds an emotional connection। और बाद के अंदर जैसे एक दफ़ा उसकी जो वल्नरेबिलिटी आ गई, उसके बाद में ब्लैकमेल करके मर्जियाइज उससे करवाता है। देन द साइबर डेटिंग अब्यूज़, अभी अपन ने देखा ही था शुरू के अंदर कि डेटिंग अब्यूज़ में पहले आपका फ्रेंडशिप हो गई, फिर उसके बाद में आपके कुछ फ़ोटोज़ लेके उसके बाद में वो करते हैं, और वो रहता है। इसमें टिंडर, बबल, हिंज, मैच, ओके क्यूपिड, ई हार्मोनी, कई तरह की इस तरह के मैसेंजर, ये आपकी ऑनलाइन जो है साइट्स हैं, सोशल साइट्स हैं, इसके ऊपर आदमी रजिस्ट्रेशन करा के फिर उसमें विक्टिम बन जाता है। देन वन इज साइबर मॉर्फिंग, हर केस के अंदर साइबर मॉर्फिंग का बिल्कुल आता है। व्हाट इज दिस? इट इज़ अ टेक्निक ऑफ changing or editing the pictures, videos or an animation through apps and morphing tools that morphs the original content into fake form. You can morph any photo in any way you like. You can mix with somebody else, and so by using the deep nude web and by using the morphing process, किसी भी तरह के ब्लैकमेलिंग हो सकती है। देन द हैकिंग का आप सब ने सुन रखा है, मॉडस ऑपरेंडी है, जिसमें इलीगली आप उसको इंट्रूड करके उसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लेता है। देन साइबर बुलिंग, बच्चों को जो है टाइप ऑफ हरेसमेंट टारगेटेड ऑन ए गर्ल साइड, और वो विद द यूज ऑफ इंटरनेट, दैट इज़ बुलिंग।
और यही यदि सीनियर के साथ किया जाए, लेडीज़ के साथ में, तो साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। माइनर के साथ बुलिंग और सीनियर के साथ। देन इज साइबर इम्पर्सनेशन। देन साइबर इम्पर्सनेशन ये सोशल इंजीनियरिंग टूल है जिसके टू गेन एक्सेस इनटू, आप किसी को अपना सा बन के और अपने ओरिजिनलिटी छुपा के कोई दूसरा वो बन के इम्पर्सोनेशन से आप उसके अंदर एक्सेस कर जाते हो। देन इज साइबर डिफेमेशन, फेक रॉन्गफुल इंटेंशनल पब्लिकेशन होता है फेक न्यूज़ का, या आपका डिफेमेटरी जो है ओके अटैक करते हैं। देन साइबर पोर्नोग्राफी, दिस इज एन एक्ट ऑफ यूजिंग साइबर स्पेस to create, display, distribute, import or publish porn content or obscene material. And unfortunately, since the porn material is available on the internet in abundance, so some cases have come across me that they just take the porn content, they copy it, and then they send it to somebody and they delete all the credentials. Now, one thing I may mention it, that transmitting a porn material is an offense under the IT Act. They probably don't know that not the publishing and transmitting both are offense, punishable with imprisonment up to 5 years, first case 3 years, then subsequent 5 years, and with fine. So then is a non-consensual sharing of images, as we have seen the case study also. Then recording distribution of sexual contents without her permission, this we have also seen the example we just discussed. Then identity theft, the deliberate use of somebody else's identity like personal, this we have seen in the case. Then the data modification, the act of changing and modifying the data and information of the victim. Again the spyware, these are the old hacking spyware और द keylogger, जहाँ से आपको आपके अंदर जो भी कंटेंट है यदि स्पाई लॉगर आपकी इंस्टॉल कर दिया तो आपकी सूचनाएं धीरे धीरे वो सुनता रहता है और आपकी जितनी टोटल सूचनाएं अगले के पास आ जाती हैं और उसके बाद में वो उससे एक्सप्लॉइट करता है उन वल्नरेबिलिटीज़ को। देन ये आपके सेक्सुअल कंटेंट्स हैं बिना परमिशन के, आपके जैसे रिलेशनशिप का अपन ने उस केस के अंदर देखा था, उसको आप ये करें, ये सारे जो है फिशिंग है, विशिंग है, ये उसके अंदर देखिए जितने भी सारे हैं इसके अंदर जो है द डिवाइस एंड द एप्लीकेशन यूज्ड एज टूल्स इन द कमीशन ऑफ जेंडर्ड साइबर वायलेंस, ये क्या क्या हैं? दो चीज़ें हैं देखिए इसके अंदर। एक तो आपके अंदर जो डिवाइस एंड एप्लीकेशंस आई, पहले तो डिवाइसेस आई, डिवाइसेस के अंदर आपका आ गया कंप्यूटर है, आपका स्मार्टफोन है, ये सारे डिवाइसेस के अंदर आ जाते हैं। एंड उसके बाद में आपके दूसरे एप्लीकेशंस आ जाते हैं, जैसे सोशल मीडिया के एप्लीकेशंस हैं, फिर उसके बाद में टूल्स हैं। ये सारे के सारे जो कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो जो अक्यूज है वो काम में क्या लेता है, कंप्यूटर रिसोर्स डिवाइसेस एंड टूल्स यूज बाय द कल्प्रिट, जैसे मॉर्फिंग का और का सारे वो जो काम में लेता है वो लेता है। द कंप्यूटर रिसोर्स डिवाइसेस यूज बाय द विक्टिम, विक्टिम के पास में भी सूचना उसी से तो आती है, स्मार्टफोन पे जो मैसेज आते हैं वो स्मार्टफोन पे आते हैं, उसका कंप्यूटर पे भी आ सकते हैं, लैपटॉप भी आ सकते हैं, स्मार्टफोन भी आ सकते हैं, उसके इंटरनेट के माध्यम। यदि कंप्यूटर काम में ले रहा है तो इंटरनेट एंड कंप्यूटर, और स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन में तो इनबिल्ट है आपका इंटरनेट एक्सेस, आप उसके अंदर कर लीजिए। देन तीसरा आता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड अदर एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड एंड यूज्ड बाय द यूज़र विक्टिम। अपन ने तीन चीज़ें इसमें सोशल मीडिया में देखी थी। फ्रेंड्स बनाने में बहुत पहले तो सोशल मीडिया में रजिस्टर कराने में आपको बहुत ही चूजी होना पड़ेगा, उसके बाद में फ्रेंड्स बनाने के अंदर, उसके बाद में परमिशन देने के अंदर, और उसके बाद में प्राइवेसी सेटिंग के अंदर, चारों के अंदर। उसके बाद में आता है लास्ट में कि पर्सनल इंफॉर्मेशन वल्नरेबिलिटीज ऑफ द यूज़र विक्टिम पोस्टेड ऑन हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म।
वो ये चार चीज़ें इसकी जो है ना अपने वो आती है। द प्रोटेक्शन फ्रॉम जेंडर साइबर वायलेंस इज टू फोल्ड। अब इसको आप आते हैं प्रोटेक्शन के ऊपर, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट इट? टू फोल्ड। द फर्स्ट फोल्ड इज द प्रोटेक्शन ऑफ computer resource, internet, social media platform and other applications of the program at the end of the user victim women girl, which consists of protection of computer, laptop, internet, Wi-Fi hotspot. ये होते हैं. Second is while registering on social media, all the features of social media, type of social media, use and utility of social media and security feature must be checked. ये पहले ये बहुत ज़रूरी है. It should also be decided whether this social media platform is required and beneficial for the user or the user wants to register on it just for fun. आप इसके अंदर देखिए यूटिलिटी है या फन के लिए. एंड बिफोर रजिस्टरिंग एंड यूजिंग द सोशल मीडिया वन शुड ऑल्सो रिव्यू द अकाउंट सेटिंग्स एंड प्राइवेसी सेटिंग्स ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर. ये बहुत जानना ज़रूरी है. द यूजर शुड very intelligently decide about the permissions, what permissions has to given. Then user should equally be intelligent in deciding the privacy setting, like who can see their content, photos, posts, videos. Similarly, she allows everybody to take himself with her, write on our social media wall, contact her through messenger, etc. The privacy setting should be need based and purpose specific. These are two things important. यूजिंग नोडल प्रिंसिपल. नोडल प्रिंसिपल क्या है सिक्योरिटी का? नीड टू नो. आप वही चीज़ बताइए जो अगले को उसकी ज़रूरत है और वही चीज़ आप जानिए जो आपको ज़रूरत है. नीड टू नो. नीड टू नो बेसिस के ऊपर ही आप सोशल मीडिया को रजिस्टर कीजिए. इससे उसकी सेफ्टी आपको जब भी हो सकती है. देन अनदर थिंग, द यूजर शुड नॉट पोस्ट हिज और हर पर्सनल information, her characteristics and the vulnerabilities on the social media or any other internet platform, because they are open to all. No secrecy is maintained. These security features and precautionary measures should be taken by user victim. If she protects all her computer resources from unauthorized access, the probability of gendered cyber attack is reduced to a great extent. Now the second, we said twofold. The second fold is, in spite of all precautionary measures and adopting all security controls, the user woman happens to become the victim of cyber violence, then what is the legal mandate applicable and what procedure to be adopted by the victim woman about the gendered cyber violence? How to address the gender cyber violence? In simple words, we can say, when there is an attack of cyber crime on some women or girl, under what law it is punishable and where, what, how, to whom should she report? The legal mandate clearly says the cyber offense which the law attracts is, one is the Information Technology Act 2000, IT 2000, in which the various sections and punishable sections are given. So that is applicable. Then the another law, that is the Indecent Representation of Women Prohibition Act 1986. It was since 1986. Then third is the some provisions, some sections of Indian Penal Code, and fourth, the Protection of Children from Sexual Offences Act, POCSO Act, if she is a minor. So these four are attracted. So Jai Hind, Jai Bharat. Thank you very much.